नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोगों का जियोग्राफी का 12वां लेक्चर है और हम लोग कवर कर रहे हैं भारत की जियोग्राफी, भारत का भूगोल, जिसमें से हम लोगों ने जो है पॉलिटिकल मैप को देखे थे, पूरा पॉलिटिकल मैप कवर किए थे। उसके बाद से फिजिकल मैप देखे थे। फिजिकल मैप के में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़े थे, जैसे हिमालय को पढ़े थे। हिमालय के बारे में मैंने बताया था कि पूरा जो लंबाई है हिमालय की 2400 किलोमीटर के आसपास है। इसमें पश्चिम भाग में इसकी थोड़ी सी चौड़ाई ज्यादा है, 400-500 किलोमीटर के आसपास है। बशर्ते जो आप पूरब क्षेत्र में जाएंगे तो थोड़ा सा इसकी जो चौड़ाई है वो मतलब पतला होता चला जाता है, 150 किलोमीटर के आसपास, ठीक ना। फिर मैंने बताया कि उत्तर से दक्षिण तक अगर आप देखेंगे तो हिमालय को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, 4 भागों में बांटा जा सकता है। वह कौन कौन सा क्षेत्र था? तो ट्रांस हिमालय था, फिर उसके बाद से ग्रेट हिमालय या मुख्य रूप से महान हिमालय या बृहद हिमालय जिसको कहा जाता है। थर्ड पार्ट हम लोग देखे थे लघु या मध्यम हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय जिसको कहा जाता है। और चौथा पार्ट और अंतिम पार्ट जो था हिमालय का वो था शिवालिक हिमालय। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था, पूरा का पूरा देखा थे हम लोग। इसमें मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय जो क्षेत्र है वो ज्यादातर आपको तिब्बतन क्षेत्र में दिखाई देगा, लद्दाख में भी दिखाई देगा। इसमें 4 श्रेणियां आपको पढ़ने को मिला होगा, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और मुख्य रूप से कैलाश श्रेणी, ठीक ना। तो इसमें से काराकोरम श्रेणी में आपने देखा होगा केटू गाडविन के बारे में, जो कि भारत का मुख्य रूप से मैंने बताया था आपको कि ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी जो है केटू गाडविन है। उसके बाद से ग्रेट हिमालय में देखा था, ग्रेट हिमालय में मैंने बताया था महान हिमालय या बृहद हिमालय जो होता है उसमें बहुत सारे पार्ट थे जो ऊंची ऊंची चोटी है। इसी ग्रेट हिमालय का हिस्सा है माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है ना। उसमें हम लोगों ने देखा था। भारत में अगर देखा जाए तो बृहद हिमालय में, अगर ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय के पार्ट में आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि सिक्किम में जो कंचनजंगा है वह भारत में उसका पार्ट सबसे ऊंचा है ना। फिर नामचा बरवा से लेके जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इस सभी के सभी जो पर्वत श्रेणियां हैं यह आपका ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या बृहद हिमालय में ही पड़ते हैं। तो इसको हम लोगों ने देख लिया था। फिर मैं पढ़ाया था प्रायद्वीप भारत के बारे में। प्रायद्वीप भारत मैंने बताया था कि प्रायद्वीप कहा किसे जाता है, तो इसके बारे में मैंने बताया था कि ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। इसमें तटवर्ती क्षेत्र मैंने बताया था कि टोटल 9 ऐसे भारत के राज्य हैं जो मुख्य रूप से कोस्टल मुख्य रूप से लाइन क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। उसमें से मैंने बताया था कि जो EEZ है वह 200 नॉटिकल माइल्स है। उसमें मैंने बताया था गुजरात जो है सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, ठीक ना। तो गोवा जो है सबसे कम करता है और गुजरात सबसे ज्यादा करता है, ठीक। ये हम लोग पढ़ चुके थे। फिर बहुत सारी जल संधियों के बारे में हम लोग ने देखा कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो है मन्नार की खाड़ी पाई जाती है, पाक जलडमरू मध्य पाया जाता है, जिसके द्वारा भारत और श्रीलंका का स्थल जो है जुड़ा हुआ है। वहां पे ये सारी चीजें ये हम लोग पढ़ चुके थे। फिर भारत का दक्षिणी बिंदु, फिर से उत्तरी बिंदु, फिर पूर्वी बिंदु जो है और पश्चिमी बिंदु के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके बाद से मैंने बताया था कि बिंद जो श्रेणी है, जो सतपुड़ा श्रेणी है यानी प्रायद्वीपीय भारत में, उसके नीचे से हम लोग जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में भी हम लोग ने देखा था। तो पूर्वी घाट में सबसे ऊंचा चोटी हम लोग पढ़े थे कि महेंद्रगिरी है वो है, और पश्चिमी घाट में भी हम लोग ने देखा था। फिर उसके बाद से हम लोग देखे कि साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा जो चोटी है अन्नामलाई जो पहाड़ियां है ना, वहां पे हम लोगों ने देखा, जो केरल और तमिलनाडु दोनों में कंबाइन है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। अनाईमुड़ी की जो पहाड़ी है अन्नामलाई पर, ठीक ना, वो सबसे ज्यादा है। फिर नीलगिरी वाला जो है वह सेकंड नंबर का है, जो हाईएस्ट पीक है वहां पे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था। फिर बाबा बुदन की पहाड़ी, जो ये सारे कर्नाटक वाले भाग में, ये हम लोग देखे थे। तो मैं एक बार जरूर, आप लोग जो नए लर्नर हैं, नए नए जो आज व्यूअर हैं, जो लोग नए आज जुड़ रहे हैं, उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो लोग जाके पिछला क्लास जो लाइव ही क्लास लिया हुआ था मैंने मैपिंग वाला, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। वहां से सभी पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा और सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही है, वही पार्ट मैंने कवर कराया है, ठीक है। तो चलिए, मैं बता रहा था क्या, तो हम लोग पढ़े थे पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र में, हमने पढ़ा था उत्तर में क्या है। तो उत्तर में हम लोग पढ़े थे हिमालय वाला पार्ट सबसे उत्तर में था, और हिमालय वाले पार्ट को हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद से हम लोग पढ़े थे प्रायद्वीपीय भारत को, और प्रायद्वीप भारत हमने कवर कर लिया पूरा का पूरा। जो पूरा यहाँ पे क्षेत्र है
जो पर्वत की ऊंचाइयां हैं, ये सभी हम लोग देख लिए थे। पूर्वी घाट में कौन है, पश्चिमी घाट में कौन है, दक्षिण भारत में सबसे ऊंचा पीक कौन है, ठीक है। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। फिर मेघालय के पठार के बारे में देखा था, छोटा नागपुर पठार के बारे में देखा था, रांची के जो प्लेटी क्षेत्र है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था, मालवा का जो पठार क्षेत्र है उसको भी मैंने कवर करा दिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह मैदानी क्षेत्र को पढ़ेंगे, भारत का मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र कहाँ से कहाँ है, तो नीचे प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, ऊपर जो है हिमालयन क्षेत्र है, और बीच में नदियों के द्वारा जो ये लेके आया गया है, नदियों के जल के द्वारा जो आसपास जो निक्षेपण से बना हुआ भूभाग है वह कौन सा भाग है, आपका मैदानी भाग है। अब इसमें नदी के द्वारा जो कोई भूभाग लेके आया जाता है तो उसमें दो तरह की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। वह जो है होगी मिट्टी कौन, तो मिट्टी मुख्य रूप से होगी जलोढ़ मिट्टी, उसमें से मुख्यतः तो जलोढ़ मिट्टी ही दिखाई देगी, लेकिन यह इस दो वर्गों में बट गई होगी। कौन कौन सा, एक हो गया होगा खादर और एक हो गया होगा आपका बांगर, ठीक ना। तो बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी, तो इसमें खादर मिट्टी कौन है और बांगर मिट्टी कौन है, तो खादर मिट्टी जो नवीन मिट्टी होती है, जो हमेशा 1 वर्ष 2 वर्ष पे नदियां जो है बाढ़ के द्वारा, फ्लड के द्वारा जो है हमेशा अपने साथ लेके आती है, बहा के लेके जाती हैं, वह जो मिट्टी होती है उसमें खादर, उसको मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। बांगर मिट्टी वह मिट्टी है जहां पे बहुत पहले जो है नदी मुख्य रूप से क्या करती थी, निक्षेपण का काम करती थी, नदी का बहाव क्षेत्र था। लेकिन अब वहां पे नदी का बहाव क्षेत्र नहीं है, तो पहले से जो जलोढ़ मिट्टी ला के नदी के द्वारा वहां पे इकट्ठा किया गया है, रखा गया है, वह जो मिट्टी हो गई है उसको कहा जाएगा बांगर मिट्टी। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इस बांगर मिट्टी या खादर मिट्टी में मुख्य रूप से अगर देखा जाए या जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, किस तत्व की कमी होती है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आज हम लोग का जो है क्लास वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पार्ट है आज उत्तर भारत का मैदान। तो मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया कि मैदान बना कैसे होगा। तो हिमालय है उत्तर में, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है और बीच में 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र है, जिसको उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, कापी प्रदेश कहा जाता है। यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित यह क्षेत्र है। और नदियों का पार्ट के बारे में बात है तो आप नदियों वाला पार्ट जाके कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैंने खुद पढ़ाया है इसी चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। बीपीएससी के परीक्षा से 3 दिन पहले नदियों वाला पार्ट भी कवर कराया गया है, पूरा मुख्य रूप से मैप सहित, तो आप वहां से जाके कवर कर सकते हैं। अब इस मैदान की लंबाई देखेंगे तो 24 किलोमीटर लंबाई और मुख्यतः 150 से 480 किलोमीटर तक चौड़ाई या विस्तृत भाग में फैला हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे तो कुछ भाबर वाला इलाका आपको दिखाई देगा, ठीक ना। यानी उत्तरी मैदानी भारत को, यानी उत्तर भारत का जो मैदान है उसको भी कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब क्यों वर्गीकृत किया गया है, इसलिए वर्गीकृत किया गया है कि हम लोग देखे थे हिमालय वाला पार्ट में, हिमालय में हम लोग ने देखा था कि एक जो था वह ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय था जिसको महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालय कहा जाता था, फिर लघु या मध्यम हिमालय, उसके सबसे लास्ट वाला जो था जो शिवालिक हिमालय था। तो शिवालिक के बाद से सीधे क्या हो जाता है, मैदानी क्षेत्र। तो यह शिवालिक और मैदानी क्षेत्र का जो कुछ संक्रमण जो क्षेत्र है वही क्षेत्र कहलाता है भाबर क्षेत्र। उसको क्या कहा जाता है, भाबर क्षेत्र कहा जाता है। तो यह शिवालिक की तलहटी के सहारे मुख्य रूप से कहां से, सिंधु से तीस्ता नदी के बीच तक स्थित है ये, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 816 किलोमीटर के आसपास है। इसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा मुख्य रूप से केवल समतल मैदान नहीं देखने को मिलेगा, बजरी, पत्थर, कंकड़, ये सभी चीजों की ज्यादा अधिकता यहाँ पर दिखाई देगी। जहाँ छोटी छोटी नदियां होंगी वहां पर विलुप्त भी हो जाएंगी यहाँ नदियां, ठीक ना। और कृषि के लिए अधिक उपयोगी इसलिए नहीं है, आप लाजमी है आप ऐसे कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि भाबर क्षेत्र है, कंकड़ पत्थर ज्यादा हैं, मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि बजरी ज्यादा है, तो वहां पे कृषि संभव ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कृषि ज्यादा उपयोगी, कृषि के लिए यह क्षेत्र नहीं है। बाद में इसके बाद आता है तराई का क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से यह मतलब भाबर के दक्षिण में है, 1530 किलोमीटर मुख्य रूप से चौड़ा है। और यहाँ पे नदियां पुनः आपको प्रकट होते हुए दिखाई देंगी। हम यहाँ पे अवसाद लेके आएंगी, नदियां अवसाद लेके मुख्य रूप से इस क्षेत्र को पाटने का काम करेंगी, जो कि कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यहीं पे आपको निवास करते हुए दिखाई देगी। और सिंधु घाटी सभ्यता से भी आप जोड़ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन कहीं पे निवास करता, कहाँ पे करता, नदियों को किनारे, क्योंकि संसाधन आसानी से मिल जाएगा। अब वो संसाधन पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, फ्रूट भी हो सकते हैं और जीव जंतु भी हो सकते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं।
बांगर अगला तीसरा जो क्षेत्र है वो है, यह उच्च भूमि और पुरानी काप के नीचे, जो मैंने अभी बताया कि पुरानी जलोढ़ मिट्टियां जो है उसको कहा जाता है बांगर मिट्टी, ठीक ना। ये इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट या कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। जैसे पंजाब हरियाणा का शुष्क भाग में आप जाएंगे तो आपको सफेद परत वाली बांगर या रेह या कल्लर इसको कहा जाता है, ऐसा क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बालू के ढेर पाए जाते हैं जहां पे इसको भूड़ कहा जाता है, ठीक। उसके बाद नीचे वाले भाग में जाएंगे तो खादर वाला क्षेत्र आपको मतलब मिलेगा। मैंने बताया भी है खादर क्षेत्र में जहाँ पे निक्षेपों से समृद्धि होती है, कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है इस डेल्टाई क्षेत्र है, जहाँ पे नदियां जाके समुद्र में मिलने का काम करती हैं, निक्षेपण वहां पे होता है नदियों का। तो डेल्टाई मैदान मुख्यतः कीचड़ और दलदल युक्त होता है। यहाँ पे उच्च भूमियां चार तथा दलदली निम्न भूमियां जो है वह बील कहलाती है, बील उसको कहा जाता है, ठीक ना। अब दक्षिणी पठार से पूर्वी और पश्चिमी तट की ओर, यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट की ओर समुद्र के बीच तटीय मैदान जो है वो क्या है, विस्तृत है। जैसे गंगा नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आप देखेंगे वहां पे महानदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। फिर आप देखेंगे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सभी नदियां जो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो देखेंगे आप क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। खासकर पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो भी नदियां हैं वो डेल्टा बनाने का काम करती हैं। तो डेल्टा जब बनाती हैं तो वहां पे इस क्षेत्र का निर्माण होना लाजमी है। वही पश्चिमी क्षेत्र में आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगा, ठीक ना। जैसे प्रायद्वीप के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी यांत्रिक देखेंगे, जिसकी पश्चिमी घाट की लंबाई आप देखेंगे 1400 किलोमीटर के आसपास है और चौड़ाई 10 से 25 किलोमीटर है। तो इसमें अगर देखेंगे तो नर्मदा और ताप्ती के मुहाने के निकट पर मुख्य रूप से अधिकतर नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण यहाँ पे नहीं होता है, नदी वाले चैप्टर में मैंने बताया अभी आपको, ठीक ना। डेल्टा का निर्माण का मतलब कि जैसे वृक्ष का जड़ होता है ना, वृक्ष का जैसे जड़ होता है उस तरह की नदियां जो है वह मुख्य रूप से आकृति बना लेती हैं डेल्टा। यानी मुख्य रूप से आप देखेंगे कि पूर्वी वाले भाग में बंगाल की खाड़ी, लेकिन पश्चिमी वाले भाग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कोंकण तट में देखेंगे गोवा से मंगलोर तक कर्नाटक तक है। मलाबार तट में भी देखेंगे मंगलोर कन्याकुमारी तक, या लेगुन और पश्च जल ब्लैक एंड वाटर यहाँ पे भी मिल रहे हैं जिसे कयाल कहा जाता है। अष्टमुंडी या बेमनाद झीलें जो है इसका उदाहरण है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कोई भी अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, द नोटबुक एडू फॉर ऑल सर्च कीजिए और हमारा ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए। आपको कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करना है, चाहे वनडे एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे सिविल सर्विसेज के एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम से रिलेटेड हो, आप आसानी से परचेज कर सकते हैं और डेली क्यूज भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए पूर्वी तटीय मैदान में देखा जाए तो इसका विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तट के सहारे है। मैंने बताया भी आपको क्यों है, ठीक ना, इसके बारे में मैंने बता दिया शुरू में ही। उत्तरी सरकार तट में देखेंगे तो हुगली से कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य में विस्तृत भाग जो है वह उत्तरी सरकार है। इसमें चिल्का झील जो है एक प्रकार का लैगून झील भी आपको दिखाई दे देगा। फिर कोरोमंडल तट में आप चले जाएंगे तो कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है, जिसमें लैगून की अनुपस्थिति दिखाई देती है। उसके बाद से हम लोग चलते हैं, अब तटीय मैदान हो गया, आपका मैदानी भाग हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह। द्वीप समूह में आप देखेंगे दो द्वीप समूह है भारत में, एक पश्चिम की ओर है यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ है, मतलब दक्षिण पूर्व की भाग में है, एक दक्षिण पश्चिम भाग में है। दक्षिण पश्चिम में अगर देखेंगे तो है लक्षद्वीप समूह, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो देखेंगे 247 द्वीप सम्मिलित हैं, जो बंगाल की खाड़ी में 204 और अरब सागर में 43 द्वीप मुख्य रूप से आपको दिखाई दे देंगे। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखेंगे तो 10 डिग्री चैनल द्वारा क्या होता है, छोटा अंडमान और कार निकोबार अलग होता है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और इसी में है आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो 2004 में जलमग्न हो गया था। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, या जो कि ग्रेट निकोबार पर क्या है, या स्थित है। फिर डंकन पास जो छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच में स्थित है, जिसको डंकन पास कहा जाता है, छोटा अंडमान बड़ा अंडमान के बीच में, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे नारकोंडम एक सुसुप्त और बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहीं से बीपीएससी अभी 71वीं बीपीएससी जो है प्रश्न पूछा था। नारकोंडम और बैरन जो है द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ पे सुसुप्त सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी क्षेत्र यहीं पे अंडमान निकोबार पे, जिसका नाम है एक नारकोंडम और एक है बैरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा है, अभी 71वें बीपीएससी ने पूछा है। फिर सैंडल चोटी देखेंगे तो अंडमान जो द्वीप समूह है इसकी सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सैंडल चोटी। सैंडल मुख्य रूप से चोटी इसका नाम है, ठीक ना।
लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी जो है द्वीप है और म्यांमार के कोको जलमार्ग द्वारा ये अलग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप जो है मध्य अंडमान है और दक्षिणी अंडमान में इस द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक, इसको याद रखिएगा। और यहीं पे आप देखेंगे गैलेथिया बे करके जो निकोबार वाला क्षेत्र है, ग्रेट निकोबार वाला क्षेत्र है, वहां पे क्या किया जा रहा है, बंदरगाह बनाया जा रहा है। बहुत सारे जो है चर्चा में था पिछले वर्ष यह पॉइंट, ठीक ना, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के रूप में बनाया जा रहा था वहां पे। और वहां पे परिस्थिति से लेके मतलब इकोलॉजिकल से लेके मुख्य रूप से देखा जाए परिस्थिति तंत्र से लेके वह ज्यादा कंसर्न था, जिसके द्वारा ज्यादा चर्चा में था वहां पे। ठीक ना, अब दूसरी ओर चलेंगे। ये भारत है और इस ओर का मतलब दक्षिण पश्चिम की ओर उस द्वीप समूह का नाम क्या है, लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप में जब आप जाएंगे तो अरब सागर में पड़ता है। टोटल 36 द्वीप है, लेकिन 36 द्वीपों में मात्र 11 द्वीप ही है जहां पे मनुष्य की आबादी रहता है या आबादी वहां पे पाया जाता है, बाकी पे आबादी नहीं होती है। ठीक ना, तो अंद्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, अंद्रोथ द्वीप, तो याद रखिएगा अंद्रोथ द्वीप है। फिर लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है, कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है, यह मुख्य रूप से इसकी राजधानी। फिर मिनिकॉय दक्षिणतम द्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप की जो शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल से क्या होता है, लक्षद्वीप मिनिकॉय से अलग होता है। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप 40 चैनल जो है द्वारा क्या होता है, मालदीव से भी अलग होता है। ठीक, उसके बाद से मतलब 4 डिग्री जो चैनल है वहां से अलग होता है। और सबसे उत्तर में स्थित द्वीप समूह अमीन द्वीप है और मत्स्य उत्पादन और पर्यटन के लिए विख्यात है जो है। अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ द्वीप समूह है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी तटीय द्वीप में है, आप देखेंगे पीरम भैसला काठियावाड़ गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। खड़िया बेट, आलिया बेट नर्मदा तापी के मुहाने पे आपको देखने को मिल जाएगा। एलिफेंटा, सालसेट, बुकर मुंबई के निकट आपको देखने को मिल जाएगा पश्चिमी घाट में जो द्वीप समूह है कुछ। फिर पूर्वी तटीय द्वीपों में आप देखिए न्यूमुर और गंगा सागर, गंगा डेल्टा, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर पंबन और क्रोकोडाइल, ये मन्नार की खाड़ी की तरफ, पाक जल डमरू मध्य की तरफ है। फिर व्हीलर महानदी ब्राह्मणी के मुहाने पर जो है वह व्हीलर द्वीप है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम लोगों के द्वारा आज कवर किया गया। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का क्लास, कैसा रहा यह सारी चीजें। और आप बिल्कुल मिलाकर देखिएगा, बहुत सारे परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।